नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी और मैं हूं अशोक मिश्रा। आज देश के 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और तीसरा उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 9 सीटों पर चल रहा है। देश में ठंड का मौसम जरूर है, लेकिन तापमान बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक तापमान पूरी सरगर्मी पे है। सभी प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक सब अपनी अपनी किस्मत को अब दांव पे लगा चुके हैं। फिलहाल चलते हैं महाराष्ट्र। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार चेतन जी जुड़े हुए हैं और चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी चेतन जी, मेरा सीधा सवाल है, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को आप बड़े करीब से जानते हैं और सुबह से आज मतदान चल रहा है, 3 बजे तक लगभग 55% मतदान हो चुका है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से वोट प्रतिशत आया हुआ है, मतदान प्रतिशत आया हुआ है, ऐसे में अब ऊँट किस करवट जाता नजर आ रहा है? जी, सबसे पहले आपके चाणक्य न्यूज इंडिया दर्शकों को मेरा प्रणाम। और अभी अभी आपने कहा कि मौसम में ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन गर्म वातावरण है। तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र में सेम चीज है। यहाँ पर भी वातावरण, वेदर थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन चुनाव का जो वातावरण है वो काफी गर्माया हुआ था। कल तक काफी गर्माया हुआ था। काफी सारे मुद्दे जो चल रहे थे। सुबह से वोटिंग चल रही है। अभी शाम के 4-4:30 तकरीबन बज रहे हैं और अभी एक 47% का मतदान अभी हुआ है और अभी भी मतदान जारी है। मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे तक तो मतदान होगा और मुझे लगता है कि 50 का आंकड़ा ये 100% क्रॉस करेगा। तकरीबन 60-65 तक मतदान का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर सकता है। अब हम गढ़चिरौली की बात करेंगे तो गढ़चिरौली में 50% में अभी जो आपको जो आंकड़ा बताया वो ओवरऑल महाराष्ट्र की आपको मैंने आंकड़े बताए। अभी हम अगर इंटरनल एनालिटिक्स में जाएंगे तो गढ़चिरौली की जब बात करेंगे तो 50% का गढ़चिरौली में मतदान 4 बजे तक हुआ था। 52% मतदान हुआ था अहेरी विधानसभा अहेरी में। अजमोरी में हुआ था 51.5%। मुंबई शहर में 27 से 28% हुआ था। उपनगर में तकरीबन 30% हुआ था। माहिम और वर्ली वगैरह ये साइड जो मुंबई का जो एरिया है, शिवड़ी वगैरह, यहाँ पर तकरीबन 38% का हुआ था और दहिसर में 35% हुआ था। महाराष्ट्र में टोटल 288 सीटों के लिए 4140 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अभी आने वाला 23 तारीख की सुबह से लेकर शाम तक नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि आखिर किसकी किस्मत खुल गई और किसकी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन तब तक तो इन सभी का भविष्य मतदान पेटी में जमा है। चेतन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जिस तरह से चाचा भतीजे की लड़ाई इस बार महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिली है, आपको क्या लगता है कि इस बार भतीजा भारी पड़ेगा या चाचा? एक्चुअली ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इस सवाल का आंसर जवाब अगर देने जाएंगे तो अगर एक्सपीरियंस वाइज तो चाचा बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि शरद पवार जी का नाम महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत पुराने राजनीतिक है। लेकिन अगर पार्टी वाइज देखा जाए, यानी पावर के हिसाब से देखा जाए या फिर आघाड़ी के हिसाब से देखा जाए, तो डेफिनेटली भतीजा स्ट्रांग है, क्योंकि भतीजे के साथ भारतीय जनता पक्ष जैसा एक नेशनल पक्ष उनके साथ खड़ा है। तो यहाँ पर ये तो आने वाले मतदार बताएंगे कि उन्हें चाचा अच्छा लगता है तो भतीजा, ये तो हम तो केवल एक एनालिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन हम जब ग्राउंड पे जब जाते हैं विशा जी, तो हमें लोग क्या कहते हैं कि इस बार हमें कुछ चेंज चाहिए, हमें कुछ बदलाव चाहिए। तो अभी पता नहीं शायद भतीजे के ऊपर ज्यादा लोग फिदा है या चाचा के ऊपर, लेकिन ये तो अभी आने वाला कल ही बताएगा। जी चेतन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कल नोटों को बंटवारे को लेकर, यानी कि बांटने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर कल पूरी शाम से लेकर पूरी रात चलता रहा, पूरे देश की खबरों में सुर्खियां बनी रही, उसका प्रभाव भी क्या आज मतदान में देखने को मिला है क्या? देखिए, ये जो मुद्दा था मतलब नोटों का, इस पर तो पक्ष ने अपना मत दे दिया है कि ये टोटली फेक न्यूज है और इस पर ज्यादा कुछ तथ्य नहीं है।
और फडणवीस जी ने भी इस पर बताया है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ तथ्यता नहीं है, ये केवल अपोजिशन की साजिश है। तो अभी मेरे हिसाब से तो इस पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जब तक ये मुद्दा ऊपर आता है तब तक ये मुद्दा खत्म भी हो चुका था। और मेरे से तो खाली चेतन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में वो मुख्य मुद्दे कौन से रहे जिनको लेकर भाई कहा जाए कि पूरी तरह से वो चुनाव में हावी रहे? कौन से पार्टी की बात करें? मैं राजनीतिक पार्टी की बात ना करके मैं चुनाव के मुख्य मुद्दे की बात कर रहा हूं कि जिससे आम जनता का जो डिमांड रही है एक तरह से हर विधानसभा चुनाव में ये निकल के सामने आता है। चेतन जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा मुद्दा था जो अपोजिशन वाले बहुत ही उसको उठा रहे थे, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी या फिर रूलिंग पार्टी ने लाड़की बहन ये योजना हमारा शुरू किया था, जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपया महीना इस तरह से देना शुरू किया था। और ये मुद्दे को अपोजिशन यानी उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उन्होंने इस मुद्दे को काफी गरमाया था कि ये आप ऐसा देके लोगों महिलाओं को एक पैसा देके पैसा दे रहे हो, या इस प्रकार का काफी सारा इस मुद्दे पर वो खेल रहे थे। और यहाँ पर महाराष्ट्र में ज्यादातर के जो मुद्दे हैं वो सड़क और पानी के मुद्दों पर ज्यादा ये रहा, एक दूसरे पे फेंकी पत्थर फेंकी टाइप। और इसमें टोल का मुद्दा भी काफी गर्मा रहा था, जो कि मन से हर वक्त टोल का मुद्दा उठाता है। और इस बार सरकार ने मुंबई के मेजर कुछ 6 टोल्स को फ्री कर दिया था जी। और ये भी मुद्दा अपोजिशन ने उठाया था कि ये केवल और केवल इलेक्शन प्रोपोगंडा है, और इलेक्शन के चलते पार्टी ने या फिर सरकार ने यह निर्णय लिया था। इस प्रकार का मुद्दे थे जो अपोजिशन वाले ने कंटिन्यूअसली सरकार पर निशाना साध रहे थे। जी चेतन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल जिस तरह से राहुल गांधी ने झारखंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मेट्रो के नाम पर ज़मीनों को कब्जा किया गया, धारावी के लोगों को नहीं पता है, महाराष्ट्र के आम जनता को नहीं पता है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती जगह खाली कराएगी। इस आरोप को कहाँ तक सच मानते हैं आप? क्या इस तरह के घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुए हैं क्या, मुंबई में हुए हैं क्या? देखिए, ऐसा है, अभी जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट करने के लिए अभी मेट्रो का हो या फिर अंडरग्राउंड ट्रेन हो या फिर और कई डेवलपमेंट्स हो, अगर कहीं पर भी कुछ नया चीज बनना है तो जमीन की जरूरत होती है। और यहाँ पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे कोई जमीन हो सकता है धारावी हो या गोरेगांव हो, क्योंकि इसके पहले अगर कुछ साल पहले की बात अगर आपने देखी होगी तो गोरेगांव में मेट्रो का जो कार शेड बनने का मुद्दा था, जिसको उद्धव ठाकरे जी ने उठाया था कि नहीं, हम वहाँ कार शेड नहीं बनने देंगे या फिर वहाँ कार शेड के लिए हमारा विरोध होगा, इस तरह का काफी सारा मुद्दा उठा था। तो ये तो पक्ष विपक्ष की बात है। अगर जगह नहीं रहेगी तो वहां पर मेट्रो नहीं चलेगी, तो मेट्रो बनाने के लिए स्टेशंस की जरूरत होती है, स्टेशंस बनाने के लिए जगह की जरूरत होती है। तो ये तो होता ही रहेगा, ये तो बात आप सही बोल रहे हो, और डेफिनेटली इस पर जी है सर। चेतन जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आज मतदान हो रहा है, आपको क्या लग रहा है फाइनली, क्योंकि आप सुबह से सभी जगहों के पे निगाह रखे हो, पूरे महाराष्ट्र पे आप निगाह रखे हुए हैं, अंततः मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको क्या लगता है कि इस बार अब फाइनली जनता का रुझान किस राजनीतिक दल या किस सरकार की तरफ आपको देखने को मिला है? देखिए, ये सवाल आज पूछना यह उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। हम इस सवाल को अगर कल पूछेंगे तो शायद और बेहतर होगा। उसके पीछे में कारण आपको बताना चाहूंगा। आज जैसे ही मतदान पूरा होगा, हम फिर से एक सर्वे करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम फिर से ग्राउंड पर जाके लोगों को पूछेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि आपने किसको मतदान दिया, क्योंकि वो कोई बताएगा भी नहीं और ये पूछना भी गलत है। लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन आना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के पहले लोगों का जो मत होगा, इलेक्शन के पहले लोगों का जो बोलने का जो आंसर होगा, या इलेक्शन के बाद जो होगा, उसमें काफी अंतर होगा। तो शायद अभी कल का जो उत्तर आएगा उसे डेफिनेटली
ये आंसर मिलेगा कि शायद कौन आ सकता है। लेकिन अगर हमें एनालिटिक्स अगर पूछे जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर जोर। चलिए उस बात को छोड़ते हैं चेतन जी। अब मेरा एक सीधा जो वोट परसेंटेज अब निकल के आ रहा है, शाम को 4:30-5 बजने जा रहे हैं, जो वोट परसेंटेज निकल के आ रहा है, इससे आप क्या अनुभव कर सकते हैं कि मतलब क्या जान सकते हैं कि मतलब किसको लाभ होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है? मैं उसी के ऊपर में आ रहा था कि अगर हम एनालिटिक्स की बात करें तो डेफिनेटली बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गट और भतीजा यानी अजित पवार गट, इन तीनों का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, थोड़ा सा। अभी वैसे देखा जाए तो मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। तो अगर बदलाव का रुख होता है तो डेफिनेटली उद्धव और शरद पवार को इसका बहुत फायदा होगा। और यहाँ पर और एक फैक्टर आपने अगर देखा होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मनसे फैक्टर काम कर रहा है और मनसे डेफिनेटली अगेंस्ट उद्धव और शरद पवार कैंपेन हो रहा था। चेतन जी, जब आपने मनसे का नाम लिया है तो आपको ऐसा नहीं लगा इस बार के चुनाव में कि राज ठाकरे ने एक अलग रुख अपनाया और एक अलग स्टैंड पे उन्होंने इस बार चुनाव प्रचार किया है? शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब राज ठाकरे का रुख और रूप थोड़ा अलग नजर आया है। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है। वो उनका अगर आप हर भाषण को उठा के देखेंगे इस बार का तो एक ही रहेगा कि एंटी उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनका जो टोटल भाषण है डेफिनेटली वो सरकार के अगेंस्ट भी बात कर रहे थे, वो तो करना पड़ता है बिकॉज जब हम एज अ पॉलिटिकली खड़ा होते हैं तो हम किसी अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उस तरह से उन्होंने, लेकिन इसका सीधा टारगेट था वो उद्धव गट था, वो शरद पवार गट था। हाँ, उनका और एक दुश्मन है, दुश्मन कहने से अच्छा उनका एक जो उनके पसंद नहीं है ऐसा कहेंगे, दुश्मन ये शब्द शायद बुरा होगा या गलत होगा, अजित पवार, क्योंकि अजित पवार से उनका उतना जमता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उन्हें उस बात का भी, अजित पवार जब बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया तब डेफिनेटली उनको उस बात का बुरा तो लगा ही होगा। बट अभी क्या है जो हो रहा है तो आप सब देख रहे हैं। जी, कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिला ना कि अजित पवार से नाराजगी तो है उनकी, लेकिन उनके कई बयानों से और कई एक्टिविटीज से बीजेपी गुट को लाभ होता भी नजर आया, ऐसा देखने को मिला। जी, वही तो बोल रहा, यही तो सही बोल रहा है। उनको उसी के लिए तो अजित पवार को उन्होंने अपने साथ रखे, क्योंकि अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करेंगे तो पूरे महाराष्ट्र से अजित पवार को केवल एक ही सीट मिली थी जी। उस वक्त लोगों का एनालिटिक्स ये कह रहा था कि आने वाले इलेक्शन में शायद अजित पवार को लेके ये लोग लड़ेंगे भी या नहीं जी। लेकिन जिस तरह का आपने कहा कि उनका जो बयान है उसकी वजह से शायद बीजेपी को फायदा दिखाई दे रहा है और हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने आज साथ में लड़ने का निर्णय लिया होगा। एक खबर और निकल के आई है चेतन जी, शिरडी से भी, अहमदनगर विधानसभा से, कि वहाँ पे की फर्जी वोटिंग हो रही है। इस तरह का कोई खबर आपको मिली है क्या? क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? फर्जी वोटिंग का तो आरोप है ये, आप सही बोल रहे हो, फर्जी मतदान अहमदनगर साइड में हुआ है वगैरह, लेकिन ऐसी कोई घटना सामने अब तक वीडियो या फिर एविडेंस के तौर पे नहीं आई है। ये केवल एक खबर है जो कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही है, अपोजिशन द्वारा फैलाई जा रही है। जी, धन्यवाद चेतन जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे चेतन सर, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा कि इस विधानसभा चुनाव में एक अलग ही रूप, एक अलग ही रंग देखने को मिला है, और जितना वोट ऑफ परसेंटेज अभी तक आया है उससे तो कहीं ना कहीं वर्तमान बीजेपी गुट यानी कि अजित पवार गुट जो है वो भारी होता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक संदेह और भी है कि जनता ने ये भी कहा है कि हमें बदलाव चाहिए, और अगर वास्तव में जनता का ये बयान सच साबित होता है तो ऐसे में तो फिर चिंता की बात होगी, यानी कि चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है वो बिल्कुल नेक टू नेक हो चुकी है। बाकी इसका निर्णय तो जनता जनार्दन के हाथ में है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन निकल के सामने आएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।